जागतिक जल दिन पर मैं आप सबको विनती करता हूं कि जो हमारा पानी है उसका हमें अच्छी तरह से वापर करना चाहिए, उसकी बचत करना चाहिए, ताकि हमें जब ज़रूरत है तब हम पानी का अच्छी तरह से वापर कर सकेंगे, हमें उससे जीवन मिल सकता है। तो आज का जो विषय है हमारा खास करके असंगठित कामगार जो है उनके लिए रखा है, उनके क्या अधिकार है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में है। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय राज्य घटना जो है इसके अंदर सबको समान दर्जा और समान संधि की बात की गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति को वहाँ पर भेदभाव किया गया नहीं है। और उसके आगे ऐसा बताया गया है कि जो भी हमारे लोग हैं, बंधु भाव है, उसको हमने बढ़ाना चाहिए, उसे हमें जोपासना चाहिए। तो ये बंधु भाव हमें जपने के लिए, हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम सब ने एक साथ रहना बहुत जरूरी होता है। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की जो आबादी है उसके 90% जो लोग हैं ये असंगठित कामगार से होते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये असंगठित कामगार जो होते हैं उनकी बहुत सी समस्या होती है। उनका एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ऐसा है कि असंगठित कामगार ये एक जगह पर नहीं आने की वजह से इनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होता है। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि असंगठित जो कामगार होता है उन्हें सब ने एक जगह पर आकर एकजुट होकर ये अपनी जो संगठन है असंगठित कामगारों की, उसके लिए लड़ना बहुत जरूरी होता है। और ये असंगठित कामगार के बहुत से जो प्रॉब्लम है उनकी यूनियन नहीं रहने की वजह से, उनकी यूनिटी नहीं रहने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हमें दिखते हैं। इसलिए हमारे असंगठित कामगार जो भाई हैं, बहनें हैं, उन्हें मैं विनती करता हूँ कि हमें एकजुट होकर जो भी मुसीबत आती है हमारे असंगठित कामगारों के लिए, उन पर हमें एकजुट होकर हम अगर उसके खिलाफ लड़े तो हमें जरूर उसमें से राह मिल सकती है। अभी दूसरी बात ऐसी है कि असंगठित कामगार जो है एकजुट नहीं रहने की वजह से उन पर शोषण ज़्यादा होता है। उनको क्या होता है, काम के हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिलते, उनको समान जो है हम बोलते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिलता है। इसलिए ये असंगठित कामगारों का एकजुट होकर उनके प्रति जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं कि आज भी बहुत सी महिलाएं घर काम करती है, लेकिन घर काम महिलाओं जो महिला मजदूरी करती है या जो हम बोलते हैं कि घर में जाती है, लेकिन उसके हक के उसको पगार नहीं मिलती है। अभी कोरोना में हम देख सकते हैं कि 2020 में मार्च में जो भी महिलाएं, घर काम महिलाएं, उन्हें घर में काम करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि घर में जो है कोरोना बढ़ जाएगा, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे वहाँ पे मना करने की वजह से हमारे जो महिला वर्ग है उन्हें बहुत सा वहाँ पर आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए ये अगर हमारे जो घर काम करने वाली महिला है उनका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया लेबर ऑफिस में, कमिश्नर ऑफ लेबर में, तो ये जो महिला वर्ग है उनको महीने के जो है वहाँ पर पैसे मिल सकते हैं। अगर कल चल के काम भी हमारा छूट गया तो हम ये महिला वर्ग जो है उनको वहाँ पर पैसे देने का वहाँ पर कमिश्नर की तरफ से काम हो सकता है। वैसे ही हमारे जो मजदूर भाई है असंगठित, उनके लिए भी ऐसा होता है कि कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, मजदूरी मिलती है। हम देखते हैं कि जहाँ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के गुत्तेदार की तरफ से भी बहुत बार शोषण होता है हमारे मजदूर भाइयों को। तो इसलिए जो मजदूर लोग हैं उनके लिए भी वहाँ पर संगठन का रजिस्ट्रेशन करना, उनका एम्प्लॉयमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। और इसकी सब स्कीम जो है लेबर कमीशन ऑफिस के पास ये वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप में से कोई महिला वर्ग है या कोई हमारे पुरुष वर्ग है जिनको जरूरत है रजिस्ट्रेशन कराने की, तो हम आपको उसमें जरूर सहयोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किताब हमने आपके पास दी है उसके अंदर सभी जो हमारे कामगार के जो भी कानून है उसके अंदर लिखित किए गए हैं। असंगठित कामगार की भी उसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। वो मराठी में किताब है, इसलिए अगर आपको मराठी समझती होगी तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर जिसको मराठी समझ में आती है उससे आप वो पढ़ा के समझा के ले सकते हैं कि इसके अंदर हमारे कानून में अधिकार क्या क्या है। अगर हमें हमारे अधिकार नहीं मालूम होंगे तो हम उसके खिलाफ लड़ नहीं पाते हैं। इसलिए आप सबको मैं ये जो किताब है ये बहुत जरूरी है कि आप इसको, जो कानून आपके लिए है वो समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कानून में बोलते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब कानून को जो हम बोलते हैं कि कानून की बात नहीं मालूम होना, इसके लिए कानून में माफी नहीं होती है। अगर कल चलकर आप किसी को गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं,
तो आपको मारपीट करने के बाद अगर आपको कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया गया तो आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि गाली गलौज करना या मारना ये गुनाह होता है। इसलिए ये जो कानून है इसकी बात आपको मालूम होना जरूरी है कि आप अगर कुछ त्रुटि करते हैं या आपके हाथ से कुछ घटना हो जाती है तो उसको कानून में माफी नहीं मिलती है। इसलिए बहुत से ऐसे बातें हैं जो कानून में आपको मालूम होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि ये जो हमने आपको पुस्तिका दी है उसमें कि आपके अधिकार आपको मालूम होना ये आपका हक है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो जिला विधि सेवा प्राधिकरण का आपको ऊपर नाम जो दिख रहा है इसके तरफ से हम पूरे मुंबई में जो है हमारे जो गौर गरीब लोग हैं या महिला वर्ग है या जिसका भी उत्पन्न जो है 3 लाख के नीचे है उन सभी को हमारे ऑफिस की तरफ से जो है फ्री में मतलब मुफ्त में हम वहाँ पर हमारे तरफ से वकील देते हैं। जैसा अभी एडवोकेट एलियन मार्कस जो है हमारे पैनल पर है और मैडम जैसे हमारे पास पूरे मुंबई में 200 से ऊपर पैनल एडवोकेट्स हैं, उनकी मदद से हम आपके केसेस जो है कोर्ट में लड़ सकते हैं। आपके अधिकार के लिए हम कोर्ट में लड़ सकते हैं। वैसे ही असंगठित जो कामगार है उसके लिए नालसा ने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण ने असंगठित कामगारों के लिए एक स्कीम बनाई है, नालसा असंगठित कामगारों के लिए योजना 2015। इस योजना के अंदर भी यही बताया गया है कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके जो भी समस्या है उनके जो भी अधिकार है वो उन तक पहुंचाने का काम जिला विधि सेवा प्राधिकरण का है। इसलिए ये मुझे लगता है कि मुंबई में का ये पहला शिविर है जो असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इसमें मर्जी जो संस्था है उन्होंने इसके लिए पहल की और यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए मैं मर्जी संगठन के सभी यहाँ पर उपस्थित जो कार्यकर्ता है वर्कर है उनके लिए जोरदार ताली बजना चाहिए ऐसे मैं आप सबसे विनती करता हूँ। क्योंकि ये जो कानून की जो बात है आप तक पहुँचाने का काम एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल ये जो हमारा लोगो है ये मर्जी संगठन ने यहाँ पर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हम बोल सकते कि इसकी शुरुआत यहाँ पे हो गई है। अगर आगे चल के भी हमें भविष्य में जो भी हमारे कानून है उसके बारे में आपको अगर जरूरत लगती है तो आप जरूर हमारे ऑफिस में आकर मदद ले सकते हैं। वैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एरिया में महिला और पुरुषों के बारे में बहुत से जो केसेस है वो उसका इग्नोरेंस की वजह से बहुत से केसेस हो जाते हैं। इसके लिए हम हमारे एडवोकेट की तरफ से या पैरालीगल वॉलंटियर की तरफ से आपकी इस क्षेत्र में आर्य कॉलोनी में हम अवेयरनेस के कैंप भी लगा सकते हैं। और ये कैंप के द्वारा आपको हम अलग अलग कानून के ऊपर मालूमात दे सकते हैं। यहाँ पे जो मर्जी संगठन के जो भी यहाँ पे वर्कर है उनको मैं विनती करता हूँ कि आपके जो भी एरिया के लोग हैं उनकी लिस्ट आप तैयार कीजिए और वो लिस्ट लेके आप हमारे ऑफिस में आइए। उस हिसाब से हम अगर घर काम करने वाले अगर महिला है उनके अधिकार के लिए हम प्रयत्न करेंगे। और अगर हमारे कोई पुरुष भाई है वो भी अगर असंगठित क्षेत्र में है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ तो बीमा की योजना भी आपके लिए तैयार की गई है गवर्नमेंट में, लेकिन अभी उसके डिटेल्स मेरे पास नहीं है। हमारे ऑफिस में उसके सब डिटेल्स है। तो अगर बीमा आपको बीमा का भी लाभ अगर होना किसी को चाहिए तो आप जरूर उसके अंदर हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या लेबर कमीशन जो है हमारे बांद्रा में है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये असंगठित क्षेत्र के जो भी कामगार हैं उनका अगर शोषण हमें रुकाना है तो हमें इसके लिए पहल करना बहुत जरूरी है और आप सबका संगठित होकर उसके लिए एकजुट होकर लड़ना बहुत जरूरी है। और बाकी भी हमारे पास जो है वरिष्ठ नागरिक जो है उनके लिए भी कानून की बहुत सी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजना है, बच्चों के लिए योजना है और ऐसे सब योजना है जो आप तक पहुंच नहीं सकते वो हम हमारे लीगल एड के डिपार्टमेंट से, हमारे एडवोकेट और पीएलबी के डिपार्टमेंट से आप तक हम पहुंचा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मुझे आपने यहाँ पर बोलने की एक संधि दी और मुझे बुलाया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको आज के ये जल दिन के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाइए और इसका महत्व हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें भी जल का महत्व बताइए, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसी के साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सर। मर्जी संगठन और एलएसबीआई ट्रस्ट द्वारा
आज हमने जो अपने असंगठित क्षेत्र के कामगार के जो विभिन्न कानून है और उनके लिए जो भी योजना है सरकार द्वारा बनाई गई है उसका जो विस्तृत रूप से आपने आज मार्गदर्शन किया, तो मैं LSBO ट्रस्ट, हमारे सभी साथी कार्यकर्ता और मर्जी संगठन द्वारा आपका तहे दिल से मैं सर धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से कि सभी साथियों को उनके कानून के बारे में या जो कुछ योजनाएं उनके बारे में हम कैसे उन तक पहुंच सकते हैं और हम कैसे अप्लाई करके हमारे ऊपर हुए अन्याय अत्याचार को कैसे हम कोर्ट में जाके उस केस को हम कैसे हल कर सकते हैं, ये सभी जानकारी सर ने हमें दी। फिर से एक बार मैं जिला विधि प्राधिकरण के सचिव और हमारे आज के मुख्य प्रवक्ता विक्रम सिंह भंडारी सर, न्यायाधीश, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी को सर से कुछ सवाल पूछने होंगे तो कृपया आप सर से जो भी आपके मन में सवाल है वो पूछ सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के हमारे न्यायाधीश भंडारी साहब, एडवोकेट आयरिन जी, और यहाँ पर मर्जी संस्था और LBS की तरफ से आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक आभार मानता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी हमारे भंडारी सर ने आपको जानकारी दी कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है उस कामगारों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं और उस कानून की जानकारी आपको मिलना बहुत जरूरी है। मैं सुरेश पाटिल हूँ और मैं कामगार संगठन के साथ काम करता हूँ और ज्यादा करके जो असंगठित क्षेत्र में हमारे जो काम करने वाले सर ने जैसे बताया कि जो घरेलू कामगार है या जो बांधकाम कामगार है, 93% जो हमारे कामगार है जो असंगठित क्षेत्र में कामगार है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो असंगठित कामगार है उस कामगारों की वजह से आज पूरा देश हमारा चलता है, ऐसे मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ। क्योंकि इन हमारे कामगारों के लिए जो कुछ अधिकार दिए वो अधिकार आपको इसलिए नहीं मिलते कि सर ने बताया कि हम लोग असंगठित है। और ये अधिकार पाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान को अगर हम देखेंगे कि इस संविधान से जो अधिकार मिले और अधिकार पाने के लिए हम लोग उसके लिए साथ में आना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि घरेलू कामगार जो हमारा जो बोर्ड है, वेलफेयर बोर्ड जो है 2008 में बना है। बहुत से संगठन काम करने के बाद 2008 में महाराष्ट्र घरेलू वेलफेयर बोर्ड बन गया। उसमें एक ही है कि हमारा सर्वाना नोंदणी कराना पाहिजे। हमारे यहाँ पे जितने भी घरेलू कामगार है, अगर उसमें जो वेलफेयर बोर्ड में जो योजना दी गई है वो योजना का लाभ अगर हमको मिलाना है तो हमको इस योजना की जानकारी लेना चाहिए और हमारे साथ में संगठित होकर इसको मिलाना चाहिए। नहीं तो योजनाएं बहुत सी आती है लेकिन हमारे यहाँ तक पहुँचती नहीं है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे हुई कि हमारे यहाँ जहाँ भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे घरेलू कामगार हो चाहे बांधकाम कामगार हो, इनको ये जानकारी मिलना चाहिए। हमने कम से कम गए 4-5 सालों में 2000 घरेलू कामगार का रजिस्ट्रेशन किया सर। हमने उनको जनश्री बीमा है, बाद में पेंशन योजना तभी नहीं मिली है, लेकिन कुछ ऐसी जो योजना है जो उसका लाभ देने का हमने काम किया है और ये लाभ लोगों को कम से कम 300-400 महिला को मिला है। हमको ये देखना है कि जो योजना जो रजिस्ट्रेशन का कहा सर ने कि रजिस्ट्रेशन करने का बहुत अच्छी तरीके से हमको ये करना ही पड़ेगा। और जब तक अगर ये लाभ उठाना है तो आज हम लोग ये करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम रखा है मर्जी संस्था ने और LBS ने, हम लोग ने हमारे जो घरेलू कामगार है उनका रजिस्ट्रेशन काम करने का सेवा चालू करना चाहिए। पिछले 4-5 साल से थोड़ा योजना का कुछ लाभ नहीं मिला हमको, लेकिन लाभ नहीं मिला इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमको बढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा करके बांधकाम कामगार जो 1996 में वेलफेयर बोर्ड करके जो योजना आ गई, जो हमारे बांधकाम कामगार जो काम करते हैं, असंगठित काम करते हैं, 90 डे का उनको एक सर्टिफिकेट लगता है जहाँ कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हैं। तो हमें एक आपको बात कहना चाहते हैं कि न्याय विधि तरफ से हमारी जितनी भी यहाँ पे टीम है, न्यायाधीश है, मैडम है, ये जानकारी आपको देने के बाद यहाँ पर सिर्फ वो जानकारी लेते नहीं रुकना है, हमको जो शासन की जो वेलफेयर बोर्ड की जो योजना उसका लाभ उठाना चाहिए। साथियों, परिस्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 144 जो कानून के जो कायदे हैं उसमें कुछ भारत सरकार ने बदलाव किया है और 4 कोड में उसको लाकर उस कोड को अलग तरीके से कामगारों के ऊपर आने वाले बहुत से दिन में हमको तकलीफ होने वाले है। इसलिए आज ही हमको असंगठित क्षेत्र के जितने भी हमारे साथी है, चाहे गोरेगांव में, चाहे पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, हमको साथ में आकर इस वेलफेयर का फायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बाद में हम लोग मिलते हैं सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपने यहाँ पे आके जो भी लोग हैं उनके मन में जो डर था
और जो भी उनके बहुत से साथी है कि वो डरते हैं आगे जाने के लिए कि आगे क्या होगा, मेरी कोई राय लेगा या नहीं, तो आपने उनको जागृत करने का काम किया सर। मैं आपको एलएसबीआई ट्रस्ट और मर्जी संगठन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप साथियों से विनती करता हूँ कि किसी को अगर किसी भी प्रकार का सवाल है आपके मन में कि मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मैडम एडवोकेट मैडम से और सर से पूछ सकते हैं। ओके। बांधकाम असंगठित कामगार है तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए? मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए सबके हम एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उनकी मम्मी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नियम है, ये फॉर्म आते हैं वेलफेयर बोर्ड के, वो अगर आपका यूनियन बना है, जैसे सर ने कहा कि आपको यूनियन बना है, तो यूनियन के माध्यम से भी आप उसको भर सकते हैं। उसकी कुछ नॉमिनल फी होती है और वो नॉमिनल फी भरने के बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे आपको 10 लोगों का भरना है या 1 लोगों का भरना है। लेकिन इसकी पहली बात यह है कि वो स्कीम क्या है, वो योजना क्या है, उसके फॉर्म कहाँ मिलते हैं, ये सब जानकारी लेने के बाद आपके पास जितने भी कामगार है उसके लिए आपको वहाँ पे जाके वो फॉर्म भर सकते हैं, चाहे 10 हो 5 हो, लेकिन शुरुआत आपको करना चाहिए। धन्यवाद। आपने जो सवाल उठाया कि कितने लोगों की संख्या की ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। तो आप जो है आपके जितने भी आसपास के, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप पहले एकत्रित करके वो लिस्ट हमें तैयार करके दीजिए, फिर लेबर कमिश्नर के पास हम जो है उसके लिए हम परस्यू करेंगे, उसका हम जो कुछ प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन है वो करने के बाद में आपको उसका स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। और कुछ तो जो बीमा के जैसे इन्होंने भी बताया कि धनश्री वगैरह योजना है, प्रधानमंत्री की कुछ रोजगार योजना है, उसके अंदर भी अगर किसी योजना का हमें बेनिफिट लेना है तो रजिस्ट्रेशन नोंदनी करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन नोंदनी नहीं करने की वजह से बहुत से हमारे असंगठित क्षेत्र के जो भी वर्कर है उन्हें बहुत सा दिक्कत जाता है और वो स्कीम का बेनिफिट उन तक नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर आप सब है, तो आपकी मदद से हमारे असंगठित क्षेत्र के जो भाई बहन है उन्हें हम मदद पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप पहले लिस्ट बनाने का काम कीजिए, उनका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड देखिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनाने का वो भी काम आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत से चुनौतियां हैं, लेकिन अगर इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हम अगर आगे बढ़े तो हम ये सब चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं, ऐसा मुझे भरोसा है। कारण खूप सारे इथे आहेत वर्कर की इथे मैत्री काम करतात, रिक्षा चालक आहेत या वस्तीमध्ये। जसं आता मॅडमने सांगितलं की फक्त घरकाम करणारे जे महिला आहे किंवा बांधकामाचे जे मजूर आहेत हेच नाही, तर रिक्षा चालक पण ह्याच्यामध्ये येतात, टॅक्सी चालक येतात, ते पण असंघटित क्षेत्रातील आहे। तर असे जे आपले इथले रिक्षा चालक कोणी असतील किंवा टॅक्सी चालक असतील त्यांना पण आपण या असंघटित क्षेत्राचे जे काही आपली नोंदणी होणार आहे त्याच्यामध्ये समाविष्ट करून घेऊ शकतो। धन्यवाद सर। और कोई साथी है जिसके मन में कुछ सवाल होंगे तो सर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। तो साथियों, आज हमने मर्जी संगठन और एलएसबीआई ट्रस्ट द्वारा जो आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमारा विषय था कि असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के जो विभिन्न कानून हैं और उनके सरकार द्वारा मिलने वाली सेवा है, इसके बारे में हमारे न्यायाधीश सर और एडवोकेट मैडम ने हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी है। हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम इस पर ये अधिकार पर हमारे जो भी हमारे अधिकार है, हमारे जो भी समस्या है वो हम जाके जिला न्याय प्राधिविधिकरण से जाके हम उसके जानकारी प्राप्त करके हमें जो सर ने अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन करके जो भी असंगठित कामगार महिला है और जो भी पुरुष है वो रजिस्ट्रेशन करके हमें उसका लाभ मिल सकता है। तो साथियों, फिर से एक बार मैं हमारे विक्रम सिंह भंडारी सर जी का हार्दिक आभार मानता हूँ और हमारे जो भी कार्यकर्ता है इन्होंने आज आके
हमारे इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है और जो मदद की है उनका सभी का मैं आभार मानता हूँ। और एडवोकेट मैडम का मैं मेरे तहे दिल से मैं मर्जी संगठन और मेरे एलिजबेथ ट्रस्ट की तरफ से आभार मानता हूँ। यहाँ पे शशिकला मैडम जी आई है, उन्होंने जो भी आज मर्जी संगठन के बारे में जो जानकारी दी है उन सभी का मैं हार्दिक आभार करता हूँ। और साथियों में हमारे जो प्रमुख आज के जो मार्गदर्शक है एडवोकेट्स मैडम और भंडारी सर, उनका मैं आभार कार्यक्रम व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एलिजबेथ ट्रस्ट के वंदना मैडम है, स्मिता मैडम है और हमारे संदीप डिवरे सर है, वो सब सर को शाल और पुष्पगुच्छ देके उनका आभार व्यक्त करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। और मैं हमारे कार्यकर्ताओं से विनती करता हूँ कि आज हमारी जो एडवोकेट एलिन मार्केस मैडम है उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। यहाँ पे हमारी मर्जी संगठन की क्रियाशील कार्यकर्ता शशिकला मैडम का भी मैं स्वागत करके उनका पुष्पगुच्छ देके आभार व्यक्त करना हूँ। हमारी मर्जी संगठन के कार्यकर्ता श्री वाघमारी सर का मैं हमारे संदीप डिवरे जी और तुषार संचित जी से मैं और हमारे सोमनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आके हमारे वाघमारी सर का पुष्पगुच्छ देके आप आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। एलिजबेथ ट्रस्ट और मर्जी संगठन द्वारा आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसके सभी कार्यकर्ताओं के और आज जो हमारे जो भी सदस्य और जो आप सभी नागरिक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सभी का मर्जी संगठन और एलिजबेथ ट्रस्ट के द्वारा मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से हम हमारे अधिकारों को जानेंगे, पहचानेंगे और हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। और इसी तरह आज का जो कार्यक्रम है पहिले तर मी विक्रम भंडारी सर यांना खूप म्हणजे आभार मानते आणि एलिना मॅडमचे पण आभार मानते की त्यांनी खूप म्हणजे त्यांचा किमती वेळ घेऊन इथे आमच्या वस्तीमध्ये आले आहेत। आमची मॅडम ही छोटीशी संस्था आहे। आज 4 वर्षापूर्वी आम्ही सुरू केली आहे ही संस्था। सामान्य पातळीवर आम्ही काम करतो। इकडच्या ज्या वस्तीच्यांची मूलभूत गरजा आहेत त्यांचे पाण्याचं बोला, शौचालयाचं बोला, या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींवर आम्ही काम करतो। प्लस हे जे असंघटित क्षेत्रातील लोक आहेत ते दिवसभर कामाला जातात, त्यांची मुलं इथे अशी भटकत राहतात। मग सकाळी आम्ही एक अंगणवाडी घेतो, म्हणजे बालवाडी छोटीशी 1-2 तासाची घेतो आणि संध्याकाळी इथे म्हणजे कसं लाईट नाही आहे तर ही जी मुलं आहेत ना 7-8च्या दरम्यान ही मुलं फिरत राहतात इथे काळोखामध्ये। मग पोस्कोसारखे जे हे होण्यासाठी इथे मुलांवर मुलींवर काही वेगळ्या विकृत घटना होण्याच्या वेगळ्या दृष्टिकोनातून आम्ही असं केलंय की 7 ते 9 या वेळेत ही मुलं आपल्या अंगणवाडीमध्ये क्लासमध्ये सुरक्षित राहतील। तिथे लाईट पण नाही पण आम्ही सोलर लाईटवर त्यांचं मुलांचं जे बेसिक हे आहे जसं शिक्षण आहे ते आम्ही घेत राहतो त्यांचं, कारण ते लोक बाहेर ट्युशनला पण जाऊ शकत नाही। प्लस इथे काय पाण्याची व्यवस्था नव्हती, इथे वारंवार आरे प्रशासनाची जागा आहे म्हणजे वर्षातून एकदा असे तुटले जातात हे, इथे पाण्याची सुविधा नाहीये, नगरसेविका इकडे काही हातभार लावत नाहीये। आपल्या ट्रस्टच्या मार्गदर्शनाखाली इथे 25 पाण्याचे जे बीएमसी कडून ते नळ आलेले आहेत आणि अजून 28 नळ कनेक्शनचं काम चालू आहे। प्लस आपण इथे शौचालय नव्हते पहिल्यांदा, बायका सगळ्या इथे जंगलमध्ये जायच्या, त्या पण आपल्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेच्या इथे बीएमसी द्वारा शौचालय आणले गेलेत आणि अजूनही 5-6 डब्यांचे आम्ही अरेंजमेंट करत आहोत। आणि आमची संस्था इथे खूप म्हणजे
चांगलं काम करते असं मला तरी वाटतं की म्हणजे इथे कोणच लक्ष देत नव्हतं. मी स्वतः इथे 10-12 वर्षापासून राहते, पण इथे कोण लक्ष द्यायला मागतच नव्हतं. पण आज 5 वर्षापासून 4 वर्ष झाले संस्थेद्वारा खूप भरपूर काम चांगलं चाललेलं आहे. आणि तुमच्यासारखे लोक म्हणजे खूप आम्हाला आमच्या वस्तीमध्ये येतात, हा मला मानते तुमचे. आणि माजी संघटनचे सर संतोष सर आणि शशिकला मॅडम यांचेही आभार मानते की ते आलेत आणि आमच्या लोकांना चांगली माहिती दिली आहे. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. तुम्हें सभी साथियों से विनती करता हूँ कि आज का कार्यक्रम समाप्त होने से पहले हम राष्ट्रगीत गाकर आज के कार्यक्रम की सांगता करते हैं. तो कृपया आप सब अपने जगह पे खड़े रहें. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंग. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे. गाए तब जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की भारत माता की.